हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द कैपिटल गेन की नेक्स्ट क्लास। और उसमें देखें, आइए नेक्स्ट हम जो कैपिटल गेन में बात करेंगे सेक्शन 45(5) की बात करेंगे। और 45(5) क्या कहता है आपका? दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ एंड कंपनसेशन रिसीव्ड। क्या होता है जब हमारी प्रॉपर्टी को, जनरली ये लैंड एंड बिल्डिंग पे एप्लीकेबल होता है, जब हमारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया जाता है। सपोज गवर्नमेंट रोड जो है उसको, रोड को चौड़ा कर रही है, गवर्नमेंट 100 फीट की रोड है या सपोज 50 फीट की रोड है, उसको 100 फीट या 150 फीट 200 फीट करना चाहती हैं, हाईवे बनाना चाहती हैं, और उसी मेन रोड पे हमारा प्लॉट आया हुआ है या उसी मेन रोड पे हमारा घर आया हुआ है। तो अब अगर वो गवर्नमेंट हाईवे बना रही है उस घर में, तो हाईवे बना रही है तो जो भी रोड के किनारे जिसकी भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। और गवर्नमेंट जब कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो उसमें उसके लिए गवर्नमेंट कंपनसेशन भी देती है। ऐसा नहीं है कि चलो तुमने अपने देश के योगदान में अपने घर को बलिदान किया, ऐसा नहीं होता बेटा। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसके बदले में आपको कंपनसेशन भी देती है। अब ये कंपनसेशन जो गवर्नमेंट ने हमको कंपनसेशन दिया, हो सकता है हमें वो कंपनसेशन कम लगे, नहीं, हमारे घर की वैल्यू, हमारे प्लॉट की वैल्यू तो 5 करोड़ है और गवर्नमेंट ने तो हमको 3 करोड़ ही दिए। तो हम चाहें तो इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? हम चाहें तो इसके अगेंस्ट में केस भी, अपनी अपील भी दायर कर सकते हैं कोर्ट में। अब जब कोर्ट में केस जाएगा, केस चलेगा, तो इट विल टेक ए टाइम, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है उस केस को सेटल होने में। तो केस को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया, और हो सकता है 3 साल के बाद में वो कंपनसेशन गवर्नमेंट बढ़ा दे और हमको एनहांस कंपनसेशन, यानी गवर्नमेंट कह दे कि नहीं, 3 करोड़ की जगह इनको आप 4.5 करोड़ दीजिए। तो 3 करोड़ तो आपने पहले ही दे दिया, अब 1.5 करोड़ और गवर्नमेंट को हमसे मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखिए, 3 करोड़ तो हो गया आपका ओरिजिनल कंपनसेशन। 3 करोड़ तो क्या हो गया बेटा जी? ओरिजिनल कंपनसेशन। और ये जो 1.5 करोड़ जो है, 1.5 करोड़ जो है, ये है आपका इनहांस्ड कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन। कभी कभी ये भी हो सकता है कि इनहांस कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन पे गवर्नमेंट क्या करे? इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करवा दे। क्या प्रोवाइड करवा दे बेटा? इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करवा दे। तो आप में यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनल कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन एंड एडिशनल इनहांस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट। ये कुछ बातें समझ में आई हैं आपको? चलिए अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे हम। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे क्या बोला गया? एक अदर देन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोला जाएगा कि कंपल्सरी एक्विजिशन किसका हो रहा है? एग्रीकल्चर लैंड के अलावा किसी और का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए ये रहा आपके पास में थ्योरी का पहला पॉइंट, जो कि आपके नोट्स में भी है। वैसे ये रहा आपका थ्योरी का पहला पॉइंट। Where a capital assets other than urban agricultural land has been compulsory acquired under any law and compensation fixed by central government or RBI, it will be treated as a transfer of the transfer of, ये ऑफ की जगह हम इसको कर देते हैं, in the previous year in which the asset is compulsory acquired। समझ में आ गया? जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, कौन सा ईयर होगा भाई? जिस ईयर में एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है। समझ में आया? अब देखिए यहां पे इंडेक्सेशन की बात करते हैं। अब क्या कहता है? इंडेक्सेशन इफ रिक्वायर्ड विल बी डन टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन। सही बात है। मान लो कि आपको जो कंपल्सरी एक्विजिशन है वो 18-19 में हो गया, आपको 18-19 में कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, और आपको कंपनसेशन जो मिला वो 19-20 में मिला। कंपनसेशन जो मिला वो 19-20 में मिला, तो टैक्सेबिलिटी तो 19-20 में आएगी। टैक्सेबिलिटी कब आएगी? 19-20 में आएगी, जब आपको कंपल्सरी एक्विजिशन का कंपनसेशन मिलता है, उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आती है।
तो टैक्सेबिलिटी तो उसी ईयर में आएगी 1920 में, लेकिन कंप्यूटेशन, टैक्स, इंडेक्सेशन, ट्रांसफर ईयर, वो सब कौन सा ईयर माना जाएगा? 1819। 1819, तो 1819 के अंदर वो सारी बातें आएगी। होप यू अंडरस्टूड। इंडेक्सेशन 1819, समझ में आ रहा है? कैपिटल गेन की कैलकुलेशन अप टू 1819, लेकिन कैपिटल गेन टैक्सेबल 1920। आइए, indexation if required will be done till the previous year of compulsory acquisition. Till the previous year of compulsory acquisition. However, the capital gain will be taxable in the previous year in which the compensation is received. Further, we can understand compensation as under. अब देखिए, 3 करोड़ का कंपनसेशन था, मैं उस एग्जाम्पल की बात करता हूँ। 3 करोड़ का कंपनसेशन आपको मिल गया 1920 में। 1819 में हमारी एसेट्स को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। 1819 में हमारी एसेट्स को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया और उसका कंपनसेशन कब दिया? 1920 में। तो हमको जो कैलकुलेशन सारा करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट सब कुछ मिलेगा वो 1819 तक का मिलेगा, और वो टैक्सेबिलिटी कब आएगी आपकी? 1920 में टैक्सेबिलिटी आएगी। 1920 में टैक्सेबिलिटी आएगी। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? अब 1920 में जब टैक्सेबिलिटी आएगी तो उस टैक्सेबिलिटी के अंदर क्या होगा साहब? जो आपका ओरिजिनल कंपनसेशन था, उस ओरिजिनल कंपनसेशन में से जो भी आपका इंडेक्स कॉस्ट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो कॉस्ट है उसको हम लेस कर देंगे और हमारा टैक्सेबल पोर्शन निकल जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, उसके बाद में 2 साल के बाद में वापस हमको इनहांस कंपनसेशन मिल गया, एडिशनल कंपनसेशन मिल गया। तो वो एडिशनल कंपनसेशन भी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट टैक्सेबल होता है। समझ में आ रहा है? वह एडिशनल कंपनसेशन भी जिस साल आपको मिल गया उस साल आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, इनिशियल कंपनसेशन शैल बी टेकन टू बी द सेल कंसिडरेशन ऑफ द एसेट एंड द कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। समझ में आ ही जाता है आपको ये बात। इनहांस्ड कंपनसेशन देखिएगा, एट टाइम्स द एसएससी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन कंसिडरेशन डिटरमाइंड may go for the appeal, और ये फाइनल ऑर्डर ऑफ द सच कोड जो भी आपका इनहांस कंपनसेशन आता है। अब वो इनहांस कंपनसेशन जो है, अब यहाँ पे देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट देयर टू विल बी टेकन एज निल। जब इनहांस कंपनसेशन का क्या करते हैं बेटा? जब इनहांस कंपनसेशन का कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो अपन निल ही लेंगे। क्यों निल लेंगे? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पहले जब आपका ओरिजिनल कंपनसेशन था, जब आपका इनिशियल कंपनसेशन था, उस समय कंसीडर कर लिया गया था, उस समय उस कंपनसेशन में से इसको लेस कर दिया गया था। तो अब वापस लेस करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? तो वापस इसको उसमें से लेस करने की आवश्यकता नहीं है। सच कैपिटल गेन शैल बी, यानी जो इनहांस कंपनसेशन मिला है वह शैल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल कैपिटल गेन। डेफिनेटली जो ओरिजिनल कैपिटल गेन है आपका, वो अगर लॉन्ग टर्म है तो इनहांस कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और वो अगर शॉर्ट टर्म है तो इनहांस कंपनसेशन भी क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कहलाएगा। क्लियर? इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन मे डाई बिफोर द इनहांस कंपनसेशन इज रिसीव्ड एंड द इनहांस कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द लीगल है। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि क्या पॉसिबल है साहब? जिसने केस किया उसका तो डेथ हो गया और उसका बच्चा या उसका जो लीगल है उसको बाद में इनहांस कंपनसेशन मिले। सच इनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव द सेम। समझ में आ रही है बात? द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, द एक्सपेंसेस, यहां से पढ़ रहा हूं मैं साहब, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच इनहांस कंपनसेशन may be claimed as deduction as expense on transfer। बिल्कुल सही बात है। अब इनहांस कंपनसेशन करते हैं, आपने कोर्ट में केस किया तो वकील की फीस लगी होगी, स्टाम्प ड्यूटी लगा, कुछ वहाँ पे पेमेंट भी करना पड़ता होगा, कुछ कोर्ट कचहरी की फीस भी लगती होगी। तो इन सबको आप क्या कर सकते हैं? सपोज कीजिएगा जो 1.5 करोड़ का आपको और इनहांस कंपनसेशन मिला है और 5 लाख रुपया आपका ये सब कुछ लग गया है, तो 1.5 करोड़ में से आप 5 लाख को लेस कर दें और बाकी का जो आपका 1 करोड़ 45 लाख रुपीज़ है वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है ना ये पॉइंट? क्लियर है? चलिए साहब, अब अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है
तो इंटरेस्ट रिसीव में क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव में क्या बोला गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इनहांस कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सही बात है, वह इंटरेस्ट है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इन विच इट परसेंट। समझ में आती बात। ये क्या कह रहा है कि इनहांस कंपनसेशन पे यदि कुछ भी या किसी भी कंपनसेशन पे यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है तो जिस ईयर में इंटरेस्ट मिलता है, जिस ईयर में इंटरेस्ट मिलता है उस ईयर में वह क्या होता है, टैक्सेबल होता है। उस ईयर में वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। और वो जो टैक्सेबल होता है मेरे दोस्त, वो टैक्सेबल तो होता ही है, लेकिन ध्यान रहे सपोज 20,000 आपको इंटरेस्ट मिला तो 20,000 में से 50% तो डिडक्शंस मिल जाता है। Yes, 50% of such interest is allowed as deduction under section 57। तो 50% तो डिडक्शन मिल जाता है और बाकी का 50% क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। समझ में आती है चीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये आपका, if the amount of additional compensation is received in pursuance of an interim order of the court, such compensation shall be taxable in the previous year in which the final order is come। क्या कह रहा है ये, हालांकि अपने इंटर लेवल के लिए काम का नहीं है ये पॉइंट, बट फिर भी एक पॉइंट है इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इनहांस कंपनसेशन आपको मिला कि इंटरिम ऑर्डर पे, कि कोर्ट ने बोल दिया कि अभी के लिए इनको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए टिल द फाइनल ऑर्डर नॉट कम, और फाइनल ऑर्डर अगले 2 साल तक नहीं आया, फाइनल ऑर्डर अगले 2 साल तक अभी तक नहीं आया, तो इंटरिम ऑर्डर पे टेम्परेरी रूप से यदि कोई कंपनसेशन मिला हुआ है तो टेम्परेरी रूप से इंटरिम कंपनसेशन जो मिला हुआ बेटा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा अनटिल अनलेस फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, अनटिल अनलेस फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। समझ में आ रही है बात। द एडिशनल कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट बाय द एसएससी irrespective of the fact whether an appeal is filed against such enhancement by the government or not। हमें इनहांस कंपनसेशन मिल गया साहब, हमें 1.5 करोड़ मिल गया, क्या किया, हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दे दिया तो, और हमको 1.5 करोड़ मिल भी गया, तो अब गवर्नमेंट के पास में ये पावर होता है, कोई भी आपका पक्षकार होता है उसके पास में ये पावर होता है कि वह हायर अथॉरिटी के पास में जा सकता है। अब गवर्नमेंट भले ही सुप्रीम कोर्ट के पास में चली गई है, उस पिटीशन के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी कुछ नहीं होगा। हम यह नहीं कह सकते कि अभी तो ये डिस्प्यूट है साहब, ये फाइनल नहीं हुआ, हमें तो उस 1.5 करोड़ पे टैक्स देना ही देना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। आइए साहब, अब क्या बोला गया, इफ सब्सिक्वेंटली द एडिशनल कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा, the original assessed capital gain shall be recomputed by taking the reduced compensation. For this purpose, the assessing officer shall rectify the order of assessment and yes within the 4 years from the end of the previous year in which the order reducing the compensation is passed by the court tribunal। समझ में आता है कभी, बहुत ही नटखट का पॉइंट है ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है साहब कि अगर आपने इनहांस्ड कंपनसेशन ले लिया, आपने इनहांस्ड कंपनसेशन ले लिया और उस पे आपने टैक्स टुक्स पे भी कर दिया, 2 साल या 3 साल के बाद में आपका कोर्ट ने केस रिवाइज कर दिया और इनहांस्ड कंपनसेशन को रिड्यूस कर दिया, अब बोला कि 50 लाख रुपए आपको वापस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर जो 2 साल पहले हमने असेसमेंट किया था वह असेसमेंट वापस रीओपन हो जाएगा और हमारा कैपिटल गेन रीकैलकुलेट होगा और रिड्यूस कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, और जो एडिशनल टैक्स हमने वापस पे किया, एडिशनल टैक्स जो हमने पे किया था, हमने 1.5 करोड़ पे टैक्स पे कर दिया था, वह 1.5 करोड़ पे टैक्स हमने पे कर दिया, तो अब 50 लाख से कंपनसेशन कम हो गया, तो अब 1 करोड़ के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा हमको, और जो 50 लाख पे हमने जो एडिशनल टैक्स पे किया है वह गवर्नमेंट हमको क्या करेगी, वापस रिफंड कर देगी, या उसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट सेटलमेंट हमारी दूसरी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में कर देगी। समझ में आ गया ये चीज आपको, क्लियर है साहब। चल, वेयर ड्यू टू दैट ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफरर और एनी अदर रीजन द एडिशनल कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन, such additional compensation is taxable in the hands of recipient। ये तो बहुत सिंपल सी बात है,
समझ में आ गया बात? ये बहुत सिंपल सी बात है. वेयर राइट टू रिसीव द कंपनसेशन इज इन डिस्प्यूट और रिड्यूस सब्सिक्वेंटली, वेयर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन or consideration is subsequently reduced by any court tribunal, the capital gain of that year in which compensation on consideration received was taxed shall be recomputed by the assessing officer accordingly. ये पॉइंट वापस आ गया है. ये पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, पुराना ऊपर वाला पॉइंट ही है. ये पॉइंट वापस आ गया. ठीक है, समझ में आया ये चीज़? चलिए अब अगर हम बात करें, the capital gain shall be taxable even if the compensation amount is in dispute, as the assessee shall be entitled to get the assessment amended if compensation later or reduced. समझ में आ गई बात? अगर compensation later on reduce हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले तो पूरे पे ही टैक्स देना है. अब देखिए इन शॉर्ट उसको अपने टेबल के रूप में अगर हम बात करें, टेबल के रूप में बात करें तो ओरिजिनल कंपनसेशन, इनिशियल कंपनसेशन जो होता है वह कब टैक्सेबल होता है? द ईयर इन विच कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव्ड. अब सपोज इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे आपको सपोज कीजिएगा इनिशियल कंपनसेशन आपको हुआ कि 3 करोड़ इनिशियल कंपनसेशन आपको क्या मिला कि आपका कंपनसेशन डिसाइड कर दिया गया, इनिशियल कंपनसेशन 3 करोड़ डिसाइड कर दिया गया. और ये जो 3 करोड़ है, ये जो रिलीज होगा बेटा, ये 3 पोर्शंस में होगा. मान लो 17-18, 18-19, 19-20 में 1-1 करोड़ आपको मिलने हैं. तो 17-18 में पहली रिसिप्ट आपको मिल गई, 17-18 में पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई, पहली रिसिप्ट आपको मिल गई. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चा? 17-18 में ही मिला तो 1 करोड़ है आपको, कंपनसेशन रिसीव तो 1 करोड़ हुआ है, लेकिन 3 करोड़ के हिसाब से आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होगा और 3 करोड़ के हिसाब से ही आपकी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी और टैक्स पे किया जाएगा. समझ में आ रहा है आपको ये बात? हाँ जी. तो टैक्सेबिलिटी ईयर क्या है? द ईयर इन विच कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव्ड. फुल वैल्यू क्या रहेगी? फुल कंपनसेशन. अगर आपको एक पार्ट भी रिसीव हुआ है तो भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे ही कैलकुलेशन करना है. समझ में आ गया बात? अलाउबल कॉस्ट क्या है आपका? वही कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर. चलिए एडिशनल इनहांस कंपनसेशन की बात करते हैं. द ईयर इन विच एडिशनल इनहांस कंपनसेशन इज रिसीव्ड, उस ईयर में वो टैक्सेबल होता है. फुल कंपनसेशन की बात करेंगे डेफिनेटली, और ओनली लिटिगेशन कॉस्ट विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन. समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी. इनहांस कंपनसेशन है, 1.5 लाख का इनहांस कंपनसेशन में रिसीव हुआ, आपको मिला और बोला कि ये 3 किस्तों में दिया जाएगा, 50 लाख 50 लाख 50 लाख. तो आप पहले ही साल में पूरा 1.5 लाख क्या करेंगे? टैक्सेबल कर देंगे. पूरा 1.5 लाख क्या करेंगे बेटा? टैक्सेबल कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, द ईयर इन विच सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, फुल इंटरेस्ट अमाउंट आपका क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका टैक्सेबिलिटी में आएगा, लेकिन इसमें से 50% का इंटरेस्ट अमाउंट क्या मिल जाएगा आपको? सेक्शन 57 के अंदर क्या मिल जाएगा आपको? डिडक्शन मिल जाएगा. होप यू अंडरस्टूड. आपको ये बातें समझ में आई होगी. क्लियर? चल अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए. तो ये क्या है आपका? अगर मैं बात कहता हूं, चलिए अगर ये एक टेबल अगर हम यहाँ भी खींचे, अगर ये टेबल हम यहाँ बनाना चाहें, हम अपने इनहांस कंपनसेशन में बनाना चाहें, डेट ऑफ ईयर, ओरिजिनल डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ ट्रांसफर, द डेट ऑन विच सच कंपल्सरी एक्विजिशन. समझ में आ रही है बात? द डेट ऑन सच वे ऑन विच such compulsory acquisition happened. Date of improvement as usual. अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? कंपनसेशन रिसीव्ड. क्या है यहाँ पे? कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नील रहेगा. Original cost of acquisition as usual. The year in which such asset is, the year, यहाँ पे मैं कह देता हूँ, इसमें लास्ट पॉइंट जो आपका है वो पॉइंट क्या रहेगा? The year in which such compensation, हाँ जी, the compulsory acquisition happened. The year in which such compulsory acquisition happened.
समझ में आया ये चीज़ आपको? चल, अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारी और क्लियरिटी बढ़ेगी। ये अगर मैं बात कहूँ तो ये हमारा सेक्शन 45(5) क्या कहता है, जब हमारा कोई एसेट्स कंपल्सरी एक्वायर्ड होता है, किसके द्वारा, किसी लॉ के अंडर में हमारा एसेट्स कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनसेशन होता है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, और जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है उस ईयर तक की टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। लेकिन टैक्स आपको कब पे करना पड़ता है, जिस ईयर में आपको एक्चुअल में कंपनसेशन रिसीव होता है उस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। समझ में आ गई ये चीज़? चलिएगा इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बेटा, आइए। Mr. J had purchased a shop in the previous year 2000 for rupees 2 lakh. 2000 में इन्होंने शॉप परचेज करी है, which has the fair market value as on 1st April 2001 rupees 2,10,000. The improvement was done at the cost of rupees 4 lakh in the previous year 2005-06. On 28/3/2020, the Delhi government has compulsorily acquired the shop and has paid compensation of rupees 17 lakh. The compensation was determined by RBI. Calculate the amount of capital gain for the assessment year 2020-21, previous year 2019-20. आइए सबसे पहले देखें कि ये एसेट्स कौन सी है। ये एसेट्स कौन सी है साहब? शॉप है, तो ये बिल्डिंग में आती है, 24 मंथ में आती है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में आती है, ये 24 मंथ के ब्रैकेट में आती है। तो आप मुझे ये बताएं ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन तक का पीरियड 24 महीने से ज़्यादा है या कम है? ऑफ कोर्स 24 महीने से ज़्यादा है। समझ में आ रही है ये बात? तो ये एसेट्स कैसी है? लॉन्ग टर्म एसेट्स है। लॉन्ग टर्म एसेट्स है तो इंडेक्सेशन लगेगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स है तो इंडेक्सेशन लगेगा। और यह एसेट्स ऐसी है जो 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया हुआ है। तो जब 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं तो हमारे पास में ये राइट होता है, हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो उसकी कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट ना मान के उस कॉस्ट की जगह हम क्या ले सकते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। यहाँ हम चेक करते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना है। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 2,10,000 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यस ये ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो हम ये वाला इसका वैल्यूएशंस लेंगे, ये वाला इसका वैल्यूएशंस लेंगे। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले वही हम सारी बातें करें, यहाँ पे देखें तो सेल कंसिडरेशन जो कंपल्सरी एक्विजिशन है, कंपनसेशन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट कितना है ये आपका? दैट इज 17 लाख। कितना है बेटा? 17 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,10,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 289, इट कम्स 6,06,900 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कब हुआ है? आपने इम्प्रूवमेंट कब किया है बेटा? आपने इम्प्रूवमेंट किया है 5 और 6 में। तो 4 लाख अपॉन 5-6 का इंडेक्स इंटू 1920 का इंडेक्स, तो 5-6 का इंडेक्स 117, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 117 इंटू 289 और सो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 1,05,066। समझ में आया जी? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 1,05,066। हाँ जी, तो ये आपको समझना है बेटा, ये आपको समझना है। और आपको ये इन शॉर्ट में ये जो टेबल है, ये टेबल आपको उतारनी है। यस, ये टेबल आपको उतारनी है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है और आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये आपको करने हैं, ये आपके 2 होमवर्क रहेंगे। कल मैं अगेन वापस नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा आपके सामने, और कैपिटल गेन में इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। 50% के आसपास यानी 40% हमारा कैपिटल गेन हो चुका है, और 60% के आसपास और बचा है जो हम आने वाले इस वीक में ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।